हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम लोग देखेंगे बिहार में सूरवंश के बारे में। सूरवंश यानी शेरशाह। शेरशाह से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहता है और बिहार में अगर आप शेरशाह को तो आपको तो पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। शेरशाह सूरी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक आम व्यक्ति थे। ये हसन खां इनके पिता का नाम है। हसन खां एक जमींदार टाइप के इंसान थे और ये अपने पिता के संरक्षण में रहते हुए लगभग कई वर्षों तक 20 वर्षों तक अपने पिता के संरक्षण में रहे थे। प्रारंभिक जीवन काल का 20 वर्ष। और ये काफ़ी वहीं से अपना ज्ञान प्राप्त कर लिए थे सैनिकों के बारे में। इसके बाद ये चले गए थे, इब्राहिम लोदी की सेना में शामिल हो गए थे। इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हो जाएंगे 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। इसके बाद ये मुगल साम्राज्य में चले जाएंगे और वहाँ सेना बनेंगे, सैनिक में भर्ती होंगे। तो शेरशाह का जिंदगी काफ़ी उथल पुथल का रहा। इसके बावजूद भी शेरशाह का जन्म देख रहे हो आप 1472 में हुआ है और इनका जन्म से रिलेटेड थोड़ा कंट्राडिक्शन है। डॉक्टर कानूनगो एक इतिहासकार है, उनका कहना है कि शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। बट जन्म जब भी रहा हो, ये बंदा 1472 में जन्म लेंगे और 1545 यानी 1540 ईस्वी में ये दिल्ली की गद्दी हासिल कर लेंगे और मुगल वंश के शासक हुमायूं को पराजित करेंगे। तो ये दिल्ली की गद्दी हासिल करने से पहले इनका जिंदगी काफ़ी उथल पुथल का रहा। ये पहले तो जाएंगे और लोदी वंश की सेना में भर्ती होंगे और इसके बाद जब लोदी पराजित हो जाएंगे इब्राहिम लोदी बाबर से, उसके बाद ये मुगल की सेना में भर्ती हो जाएंगे। बाबर के सेवा करेंगे, हुमायूं का सेवा करेंगे और ये दिखावा करेंगे कि मैं मुगल की सेना में हूँ। वास्तव में इनका सोच ये था कि मैं मुगल सत्ता को भारत से खदेड़ दूँ और ऐसा करने में ये सफल भी हो जाते हैं कुछ समय तक, लगभग 5 वर्षों तक, 40 से 45 तक। इसके बाद फिर ये कालिंजर पे आक्रमण करते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उक्का नामक अग्नेयास्त्र फट जाता है और ये मर जाते हैं। तो इसके बीच जो भी घटनाएं हुई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये शेरशाह का पहला वीडियो है। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट भी इसका लाने वाला हूँ। तो हम चलते हैं, जब तक आप लाइक भी कर दो, ठीक है। तो शेरशाह के बचपन का नाम तो पूछा जाएगा। बचपन का नाम जानने से पहले ये बात याद रखना कि शेरशाह दूसरा अफगान सत्ता भारत में स्थापित करने वाला व्यक्ति है। अब ये दूसरा अफगान सत्ता है तो पहला अफगान सत्ता भी होगा। तो भारत में पहला अफगान सत्ता स्थापित करने वाले थे बहलोल लोदी, यानी लोदी वंश के संस्थापक। इसके बाद दूसरी सत्ता स्थापित करने वाले बिहार में है शेरशाह और यहाँ से क्वेश्चन आता है। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। तो ये फरीद से शेर खान कैसे बन गए, ये वीडियो में मैं लास्ट वीडियो में नुहानी वंश जब मैं पढ़ाया था, बिहार का नुहानी वंश, उसमें मैं जिक्र किया हूँ। यहाँ भी थोड़ा कर देते हैं, जाना कहाँ है। फरीद होता क्या है कि अपने समय में एक शेर को मार देते हैं। इससे खुश होकर बिहार के एक शासक होते हैं बहार खां नुहानी, मैं पिछले बात मैं उसके बारे में बताया। उन्होंने इनका नाम रखा था शेर खां और इसके साथ ही बहार खां नुहानी के जो पुत्र थे जलाल खां, उनका अंगरक्षक बना देते हैं शेर खां को। तो शेर खां तो पहले कुछ समय तक पिताजी के साथ रहेंगे, लेकिन शेर खां के एक भाई होते हैं जिससे नोक झोंक हो जाती, तो शेर का सम्राट छोड़कर अपने सासाराम को छोड़कर ये चले जाते हैं, लोदी वंश की सेना में भर्ती होते हैं। उसके बाद फिर मुगल सेना में भर्ती होते हैं और बिहार का जो शासक होता है बहार खां नुहानी, उनके साथ भी ये काम करते हैं। उनके पुत्र के अंगरक्षक होते हैं। और दुदू बेगम के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जलाल खां को लेकर गद्दी पर बैठेंगे दुदू बेगम और दुदू बेगम की मृत्यु हो जाएगी। जलाल खां को लेकर चले जाएंगे अफगान लोग, शेर खां मुक्त हो जाएंगे और मुक्त होने पर बिहार में अपना शासन स्थापित कर लेंगे 1530 में। तो ये सारी बातें मैं आपको कल बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं शेरशाह के बारे में कि क्या क्या ये किए थे। तो इनके पिता का नाम हसन खां सूर था और हसन खां सूर सासाराम के एक जमींदार व्यक्ति थे, छोटे तबके के थे। लेकिन शेर खां की मेहनत और लगन ने इन्हें दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। होता क्या है कि बंगाल का एक शासक होता है, उसका नाम होता है नुसरत शाह। शेरशाह जब 1530 में गद्दी पर बैठते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे बंगाल चाहिए। बंगाल समाप्त करना था इसे नुसरत खां को। 1532 में उसकी मृत्यु अपने आप हो जाती है। 1530 में शेरशाह बैठते हैं गद्दी पर और सोचते हैं मैं बंगाल पे आक्रमण करूंगा, लेकिन बंगाल के जो नुसरत शाह होते हैं वो ऑलरेडी 1532 में मर जाते हैं। नुसरत शाह तो चले गए, लेकिन इनका एक भाई था महमूद शाह। महमूद शाह गद्दी लिया था अपने भतीजे को मारकर। नुसरत शाह की एक
पुत्र थे, वो गद्दी लिए थे, लेकिन महमूद शाह उसकी हत्या कर दी और खुद गद्दी हासिल कर ली है। महमूद शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन शेर खां को अभी भी बंगाल चाहिए था। शेर खां अपने सैनिकों के साथ बंगाल की ओर बढ़ जाते हैं, और जब बंगाल की ओर बढ़ते हैं तो उस समय ये हुमायूं की सेना में ही थे। ये ऐसा दिखावा कर रहे थे कि मैं हुमायूं का अंगरक्षक हूँ, यानी हुमायूं के साथ मेरी अच्छी तालमेल है, परंतु इनका सोच यही था कि मुगलों को भारत से खदेड़ दें। अब ये बंगाल की तरफ जाते हैं, बंगाल की तरफ आता देख महमूद शाह जो होते हैं वो काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, और ये हुमायूं से मांगते हैं सहायता कि हमें शेरशाह से सहायता चाहिए, शेरशाह से बचना है हमें। हुमायूं उस समय गुजरात में युद्ध लड़ रहे थे, तो काफ़ी व्यस्त थे बेचारे, लौट नहीं सके, वो बिहार आ नहीं सके। तो शेरशाह जाएंगे और महमूद शाह को पराजित कर देंगे। हुमायूं को जब सूचना मिली कि बंगाल पर शेरशाह का आक्रमण हो रहा है, तो अपनी सेना को लेकर बिहार आए, क्योंकि हुमायूं तो गुजरात में थे और शेरशाह बंगाल पे आक्रमण कर चुका था। अब सेना को लेकर आ रहा है, तो रास्ते में मिला था चुनार, और चुनार के बारे में मैं आपको बताया था। चुनार के बारे में ये बात फैक्ट है कि चुनार में एक शासक होते जिनका नाम होता है ताज खां। ताज खां की मृत्यु हो जाती है 1530 में, और ताज खां की एक पत्नी होती है लाड मलिका। लाड मलिका से शेरशाह विवाह कर लेते हैं, और इसके कारण शेरशाह को पूरा चुनार हासिल हो जाता है। तो चुनार इस तरीके से, यानी शेरशाह विवाह के जरिए भी अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। चुनार इनके कब्जे में था, लेकिन जब हुमायूं बिहार की ओर आ रहा था, रास्ते में चुनार को अपने अधीन कर लिया। अब जब ये बात शेर खां को ये सूचना मिली कि हुमायूं बंगाल की ओर बढ़ रहा है, तो उनकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि चुनार को बचा ले, चुनार के किले को बचाएं। दूसरी प्रायोरिटी ये थी कि अपने परिवार को भी बचाएं। ये अपने परिवार को एक सासाराम में ही एक हिंदू राजा होते, उनके पास वो भेज देते हैं, और जब भी मुसीबत पड़ती थी शेरशाह को, वो उन्हीं के पास जाते थे, इन्हीं के पास जाते थे शरण लेने के लिए। तो परिवार को यहाँ सुरक्षित रख दिए और खुद चले गए चुनार के किले की ओर रक्षा करने के लिए। तब तक चुनार पर हुमायूं का कब्जा हो चुका था। चुनार है कहाँ? तो चुनार यूपी के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, यूपी का मिर्जापुर, यूपी का जो मिर्जापुर का क्षेत्र है वो चुनार का क्षेत्र पड़ता है। पर हुमायूं 1538 में इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया चुनार को, यानी हुमायूं चुनार को जीत चुका था। अब हुमायूं बंगाल में भी चला आया, और बंगाल को जीतकर बिहार से होते हुए आगरा की ओर हुमायूं बढ़ रहा था, और आगरा पे भी शेरशाह का ही राज्य था। अब आगरा को बचाना था हुमायूं, शेरशाह को हुमायूं से आगरा की ओर बढ़ रहा था। तो बक्सर जब वो पहुंचा, बक्सर जो है बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है। बक्सर जब पहुंचा तो शेरशाह ने हुमायूं का रास्ता रोक दिया 1539, 26 जून 1539, और यहीं पे होगा हमारा चौसा का युद्ध, ठीक है। रास्ता रोक लिया, और हुमायूं, होता क्या है यहाँ पे कि लगभग 3 महीने तक लोग आमने सामने रहते हैं। एक तरफ हुमायूं है और दूसरी तरफ शेरशाह है, युद्ध होती नहीं है। हुमायूं प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि शेरशाह कब हम पे आक्रमण करेगा। शेर खां प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मौसम वर्षा का आए और हुमायूं के शिविर में पानी घुस जाए, और होता भी कुछ ऐसा है। 3 महीने के बाद पूरे बारिश आ जाती है, और कर्मनाशा और गंगा नदी काफ़ी उफान पे आ जाती है। हुमायूं की सेना नीचे थी, यानी बिहार के निचले क्षेत्र में, और शेरशाह की सेना थोड़ी ऊपर क्षेत्र में थी। हुमायूं का सारा क्षेत्र में जितना भी शिविर क्षेत्र था, जहां बम गोले बारूद रखे हुए थे, सब में पानी घुस गया और वो बर्बाद हो गया। शेरशाह इसी का फायदा उठाकर अचानक हुमायूं पे हमला कर देंगे रात में। अब रात्रि में हमला करेंगे तो हुमायूं की सारी सेना में भगदड़ मच जाएगी, और हुमायूं खुद अपना जान बचाकर भागते हैं। एक भिस्ती होता है, निज़ाम होता है, निज़ाम नामक एक भिस्ती होता है, उसकी सहायता से हुमायूं गंगा नदी पार करेंगे, और ये भिस्ती हुमायूं का जान बचाते हैं। और इसी के खुशी में हुमायूं इस भिस्ती को एक दिन का मुगल बादशाह बना देते हैं, और यही एक दिन का मुगल बादशाह बनने के बाद वो भिस्ती चमड़े का सिक्का जारी करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चमड़े का सिक्का किस मुगल बादशाह ने जारी किया था, या किस मुगल बादशाह के समय जारी किया गया था। अच्छा, अब चौसा का युद्ध होगा। चौसा के युद्ध में यानी कि हुमायूं तो भाग गया अचानक हमला के कारण। अब शेर खां जीत गया। अब जब शेर खां जीतते हैं तो वो खुद शेरशाह की उपाधि धारण कर लेते हैं। शेर खां अलग है, अलग नाम है उपाधि। शेर खां उपाधि दिया था बहार खां नूहानी,
शेर शाह उपाधि धारण करेंगे चौसा के युद्ध के समय जीतने के बाद। इसके अलावा शेर शाह ए सुल्तान ए आदिल की उपाधि भी धारण करेंगे शेर शाह। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर शाह ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि कब धारण की थी या शेर शाह की उपाधि कब धारण की थी? चौसा के युद्ध के बाद। उसके अलावा शेर शाह ने पूरे भारत का सुल्तान अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं भारत का सुल्तान हूं। तो कहानी यहीं तक समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं है। होता क्या है, शेर शाह का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है कुतुब खां। अब शेर शाह क्या करते हैं, कुतुब खां को हुमायूं के विरुद्ध भेजते हैं कि जाओ और तुम अफगान का सहायता लेकर आओ। ये अफगान से सहायता मांगने के लिए जाते हैं। जाते तो ठीक है, सहायता मिल भी जाती है इनको कि ठीक है मैं शेर शाह की तरफ से हुमायूं से लड़ूंगा, परंतु रास्ते में वापस आते समय मुगल सेना कुतुब खां को घेर लेता है और कुतुब खां की हत्या कर दी जाती है। अब ये आप मुगलों की बेवकूफ़ी कह दो या जो भी कह लो, ये मुगल सत्ता को समाप्त करने का एक जरिया हो गया। शेर शाह इतना क्रोधित हो गया इस घटना के बाद कि अपनी पूरी सेना लेकर शेर शाह आगरा की ओर बढ़ गया। और आगरा की ओर बढ़ा, कुतुब खां मारे जाने के बाद शेर शाह काफ़ी क्रोधित हो जाता है और कन्नौज के पास पहुंचता है। कन्नौज यानी बिलग्राम। और यहाँ पहुंचकर हुमायूं की सेना से और हुमायूं से उसकी आमना सामना होता है। आमना सामना होगा 17 मई 1540 को। इसमें हुमायूं फिर से पराजित हो जाएंगे और ये पराजय मुगल डायनेस्टी का डाउनफॉल था। यानी अगर इतिहास में शेर शाह सूरी नहीं मारा जाता तो मुगल बादशाह फिर से लौटकर नहीं आते भारत में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कालिंजर की घटना, जिसमें शेर शाह आक्रमण करने जाते हैं और उक्का नामक अग्नेयास्त्र यानी तोप का गोला फट जाने के कारण, ऐसा हुआ नहीं था, हुआ ये था कि उनका जो शिविर था जहाँ पे बारूद रखा हुआ था उसमें आग लग जाती है, जिसमें शेर शाह झुलस जाते हैं और उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब होता क्या है, शेर शाह 10 जून 1540 को आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि शेर शाह ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? आगरा में करवाया था और द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की थी। पहला अफगान सत्ता कौन था? बहलोल लोदी करेंगे और दूसरी अफगान सत्ता की स्थापना शेर शाह करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इतिहास, अगर आपको मोटिवेट होना है तो इतिहास के इन शासकों से मोटिवेट हो जाओ। ये ऐसे शासक हैं जो एक आम घराने से थे और अपने आप को मेहनत करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। मेहनत नहीं, रणनीति भी थी इनकी। जैसे हुमायूं को हराने की रणनीति, ना तो ये चौसा के युद्ध में हुमायूं से लड़े, ना तो ये कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं से लड़े। लड़ाई इन्होंने कभी नहीं की। चौसा के युद्ध में बस ये इंतजार करते रहे थे कि वर्षा ऋतु कब आएगी, कि हुमायूं का शिविर क्षेत्र पानी से डूब जाएगा और हम उस पर आक्रमण कर लेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा, इन्हीं के फेवर में हुआ। चौसा के युद्ध में, ये कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में लगभग 1 महीने तक ये लोग आमने सामने रहते हैं। फाइनली आक्रमण अचानक फिर से करते हैं शेर शाह और हुमायूं को भागना पड़ता है और भागकर अपना शरण ले लेते हैं। हुमायूं के भाई थे, अस्कार थे, अस्करी था, हिंदाल था, कामरान था। इनको अलग अलग क्षेत्र देकर रखे थे। अपने भाई के पास जाकर शरण लेते हैं और इसी दौरान हुमायूं साथ विवाह करेंगे। 1541 में, 40 में हारेंगे, 1541 में विवाह करेंगे और 1542 में अकबर का जन्म हो जाएगा। ठीक है, कितनी स्पीड से चल रही है। तो ये सारी घटनाएं हो रही थी। अब शेर शाह बिहार का दूसरा अफगान सत्ता का संस्थापक है। 1541 में होता एक घटना और है कि शेर शाह क्या करते हैं, मगध की राजधानी यानी बिहार शरीफ में उस समय राजधानी हुआ करती थी बिहार की, लेकिन इन्होंने बिहार पटना का निर्माण करवाया, एक किले का निर्माण करवाया पटना में, और अपनी राजधानी बिहार शरीफ से हटाकर पटना लेकर चले गए। ठीक है, इसके बाद राजस्थान विजय के बाद यह बुंदेलखंड एक प्रसिद्ध कालिंजर दुर्ग को जीतने आए थे, जहां 7 माह तक घेरा डालने के बाद, कालिंजर की बगैर ये घटना भी मैं बताया, ये हमेशा इंतजार ही की है। कालिंजर, गुजरात को ये जीत लिए, अब चले कालिंजर की ओर जीतने के लिए। कालिंजर में गए, कालिंजर की दीवारें काफ़ी मोटी मोटी थी। सेना, कालिंजर की जो सेना थी वो अंदर किले में कैद थी, वो निकलना चाहती नहीं थी। अब ये भी हटने को नाम नहीं ले रहे थे। 7 महीने तक ये डेरा डाल कर रखे। लास्ट में क्या किए, ये कालिंजर को तोप से उड़ाने के लिए कोशिश की कि तोपों से इसे उड़ा देना है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये थी कि तोप फट गया। कभी कभी पूछ लेता है कौन से शस्त्र से मरे थे, तो उक्का नामक अग्नेयास्त्र था, यानी तोप था, जिनके फटने से शेर शाह की मृत्यु हो जाती है।
झुलस के। शेरशाह मरते तब तक नहीं है जब तक उनको ये सुनाई नहीं देता, मतलब ये फाइनली शेरशाह को ये पता हो जाता है, लोग बता देते हैं कि कालिंजर पे अपना अधिकार हो गया। यानी शेरशाह एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिंदगी भर, पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे और अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे, और साम्राज्य के विस्तार करते ही ये मर गए। शेरशाह ने ढेर सारे काम किए थे, बहुत सारा काम किया था। आप ग्रैंड ट्रंक रोड का जानते हो, GT1 और GT2, नेशनल हाईवे 1, NH1 NH2, ये दोनों जो एक साथ मिलकर बनते हैं शेरशाह सूरी मार्ग, इनकी स्थापना शेरशाह ने करवाया था। इस पे लगभग 1700 सराय का निर्माण करवाया था। सराय यानी राहगीर को आराम करना है तो वहां पे जाके आप आराम कर सकते हैं, और शेरशाह अपने सक्षमता पूर्वक उसमें व्यवस्था भी करके रखे थे, यात्री को खाने का, रुकने का, रहने का। आज की सरकार इतनी नहीं कर पाएगी, खैर आज की सरकार तो चोर है, बात ही नहीं करनी है। शेरशाह का साम्राज्य इतना अच्छा था कि उस समय अगर कोई बुढ़िया टोकरी लेके चली जाती ना माथे पे सोने की, तो उसके साथ भी कोई छेड़खानी या छेड़छाड़ नहीं होता था, इतने ज़्यादा समृद्ध थे। शेरशाह की मृत्यु हुई थी के समय सुलेमान खां बिहार का शासक था, और शेरशाह की मृत्यु होने के बाद उनके जो शव थे उन्हें दफन कर दिया गया सासाराम में। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं शेरशाह की थी। शेरशाह के साम्राज्य का विस्तार, शेरशाह आते हैं, उठते हैं, छोटे छोटे राज्यों को यहाँ पे चुनार को पहले ले लेते हैं शादी करके, विवाह के जरिए। इसके बाद इनकी मुलाकात होती है हुमायूं से 2 बार। एक बार तो हुमायूं जानबूझ के आ जाता है, दोनों बार हुमायूं जानबूझ कर आया है। ये महमूद शाह के बहकावे में हुमायूं बिहार तक चला आया। दूसरे बार भी शेरशाह आ जाता है, क्योंकि इसकी हत्या कुतुब खां की हत्या कर दी जाती है, तो हुमायूं को आना पड़ता है, और शेरशाह काफी गुस्से में हो जाते हैं। तो शेरशाह जाकर दिल्ली पे बैठते हैं। 1540 से लेके 1545 तक दिल्ली पे यही बंदे का शासन था, लगभग 5 सालों तक। और ये 5 सालों तक इन्होंने जितना हो सका जितना कार्य किया, भवन निर्माण करना, ग्रैंड ट्रंक सड़क का निर्माण करना, कुएं का निर्माण करना, टकसाल की स्थापना करना, मुद्रे का निर्माण करना, टैक्स स्लैब को ठीक करना, ये सारी व्यवस्था शेरशाह करवाए थे। तो शेरशाह की प्रशासनिक सुविधा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं उसको भी ऐड करूँगा, और लिखने का जगह भी बोर्ड पे नहीं था, जितना हो सका मैं यहाँ फिल कर दिया। अब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है, और ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे। तब तक आप थोड़ा एक देख लेना, आप लाइक किए हो कि नहीं किए तो कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना आप। अब क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। ये कॉमन से एग्जाम में मिल जाएगा कहीं पे। दूसरा क्वेश्चन होता है कि शेरशाह के पिताजी का नाम क्या था, या शेरशाह किस क्षेत्र के थे। अच्छा, शेरशाह को यानी फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी। ठीक, कन्नौज का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। बिलग्राम का युद्ध किसके मध्य हुआ था। ठीक है, एक तो चौसा का युद्ध पूछ लेगा 1539 कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था, और एक एक कन्नौज या बिलग्राम, दोनों एक ही है। ये युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था ये भी पूछ लेता है। अच्छा, अंतिम रूप से शेरशाह कब दिल्ली की गद्दी हासिल करते हैं, या कितने वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पे वो बैठते हैं। शेरशाह की मृत्यु के बाद उनका शरीर को दफन कहाँ किया गया, शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो ये छोटी छोटी बातें पूछी गई है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं ज़्यादा आपसे भी 2 क्वेश्चन में करता जा रहा हूँ। कि पहला क्वेश्चन है कि शेरशाह ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किस नीति का पालन किया, और दूसरा क्वेश्चन है कि शेर खां ने शेर खां की उपाधि कब हासिल की। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दो, लाइक करो, शेयर करो। मैं इसका तुरंत नेक्स्ट डे में इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें शेरशाह की साम्राज्यिक शासन व्यवस्था होगा। उन्होंने अपने साम्राज्य में क्या क्या बनवाया, लोगों के लिए क्या क्या किए, काफ़ी परोपकार का काम किया था, और उनका काम अभी भी झलकता है, देखने को मिलता है। ठीक है, अपना पढ़ाई जारी रखो, मैं इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, आप भी अपने लिए मेहनत करो, बस लाइक करना ना भूलना। ठीक है, और आंसर का कमेंट तो आप जरूर किया करो। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।